भारतीय संविधान की सीरीज में भारतीय संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आज का हम लोग जो टॉपिक है वो ये है कि भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो जिसका विकास हुआ है ये 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत ले जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय संविधान के विकास की 6 चरणों में विभाजित करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इन 6 चरणों को डिवाइड करने का उद्देश्य है कि हम हर तथ्य को अच्छी तरह समझ सकें और पढ़ सकें। जिसमें प्रथम चरण की बात करें तो 1773 से 1857 तक, द्वितीय चरण 1858 से 1909 तक, तृतीय चरण 1910 से 1939 तक, चतुर्थ चरण 1940 से 1947 तक, पंचम चरण 1947 से 1950 तक, षष्ठम चरण 1950 से आज तक। एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा भारतीय संविधान की सीरीज में। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करेगा, क्योंकि हम लोग उन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। चैनल में जुड़ने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद अपने मित्रों को शेयर करके इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम चरण 1773 से 1857 ईस्वी तक। जी हाँ, अब पहला टॉपिक जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में सवाल आपके सीधे सीधे झोला भर भर के पूछे जाते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। आइए देखते हैं उसकी क्या क्या ऐसी थी जो मुख्य बातें थी। उसमें 3 प्रमुख बातें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। 3 बातों में कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया, माने जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मेरा आपसे सवाल है, कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी और कौन कौन थे? इसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, क्योंकि हम लोग परीक्षा को उपयोगी वाले टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे हम आगे इस वीडियो में जरूर देंगे, वैसे आप बताइएगा इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। मैंने इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का शुरुआत हुआ, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। अगला है 1793 का चार्टर अधिनियम। मैंने इस नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट रख लें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला आपके सामने 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए, आप लोग डेली क्लास के लिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा, जब सभी क्लास आपको निःशुल्क डेली की डेली मिलती रहेंगी। ये भी क्लास मेरे द्वारा आप सभी के लिए निःशुल्क है। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। मैंने कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। आप लोग चाहे तो इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। वैसे इसकी पूरी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से आपको मिल जाएगी। 1833 का चार्टर अधिनियम, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। ध्यान दीजिएगा कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना ही रह गया। कंपनी के
व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति भी व्यवस्था की गई। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। मेरा सवाल है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे और भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगला है 1853 का चार्टर अधिनियम। मैंने सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1853 का चार्टर अधिनियम का एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है कि सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। अगला है 1858 का चार्टर अधिनियम। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउंसिल को हाथों सौंपा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब? 1858 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन हुआ। 12 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन भी होता है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। माने भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। ये 1858 चार्टर अधिनियम 1857 की क्रांति का परिणाम था। अब हम चलते हैं द्वितीय चरण की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, हम लोग द्वितीय चरण पे आ गए हैं। सभी को शेयर कर दिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, जहाँ भी देख रहे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब द्वितीय चरण जो है ये 1858 से 1909 तक का है। आइए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। 1861 में भारत शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। यहाँ पे क्या होता है? विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 की भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब 1892 का भारत शासन अधिनियम, यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व व्यय अथवा बजट पर बहस करने, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट कर लें, वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है। मैंने इस वीडियो लेक्चर के शुरुआत में ही पूछा था कि मार्ले मिंटो सुधार किसे कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किसे कहा जाता है, किस सुधार को? कमेंट करके बताइएगा। तो 1909 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले और मिंटो कौन थे? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया था। यह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीयों को भारत सचिव या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। तृतीय चरण। अब ये तृतीय चरण जो है ये 1910 से 1939 तक है। अब यहाँ पर है 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन थे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सारे तथ्यों के, सारे टॉपिकों का पूरा जवाब दीजिएगा। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधान सभा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 600 थी,
जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। जिनमें क्या होते थे? 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट का स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल निचले सदन को था। ध्यान से देखिएगा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिकी की स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से अर्थात 1919 का भारत शासन अधिनियम से किया जाता है। इसे प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 600 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित थे तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों का अधिकार समान थे, सिर्फ एक अंतर था, वो भी क्या था? आपका बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए फटाफट कमेंट करके। किसी कोई दिक्कत कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि इसके हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते चले और एक एक करके डे बाई डे आपके लिए आगे भी बढ़ाते हैं। बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू जी थे 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधारों के लिए अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ भी कई बार पूछा गया है और यहाँ से कई बार परीक्षाओं में सवाल आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो विधानमंडल में जो सुधार किया गया था, द्विसदनीय विधानमंडल अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका शुरुआत हुई थी, जिसमें निम्न सदन जो था वो केंद्रीय विधानसभा था और उच्च सदन जो था राज्य परिषद था। यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं। देखिए यहाँ पर राज्य परिषद में 60 सदस्य थे। कितने थे? 60 सदस्य थे। यहाँ पे लिख लीजिएगा 60 सदस्य थे। यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे 60 सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। कितने सदस्य थे? 60 सदस्य, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इनमें केवल पुरुष सदस्य ही शामिल किया गया था। 34 निर्वाचित होते थे, जिसमें 20 जनरल, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख सदस्य थे, और 26 सदस्य जो होते थे वो मनोनीत होते थे। इनका जो कार्यकाल होता था ये 5 वर्ष का होता था। और अगर हम बात करें इसके निम्न सदन की, इनमें केंद्रीय विधानसभा जो निम्न सदन हो, केंद्रीय विधानसभा जो थी, केंद्रीय विधानसभा ये निम्न सदन थी। यही क्या थी? आपकी निम्न सदन थी। राज्य परिषद जो था ये आपका उच्च सदन था। अब हम बात करें उच्च सदन जो था हमारा वो राज्य परिषद था, लेकिन जो निम्न सदन था हमारा उसमें 145 सदस्य थे, या तो मनोनीत होते हैं या प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। इसमें 41 मनोनीत होते थे और 104 निर्वाचित होते थे, ठीक। 104 जो निर्वाचित होते थे उसमें 52 जनरल, 30 मुस्लिम, 2 सिख, 20 विशेष होते थे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर कई चीज़ें हैं आपके लिए पढ़ने के लिए है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों के 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित वर्ग। इस विषय को 2 सूची में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित सूची में विषय शामिल विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जिसमें अगर इसमें हम बात करें कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि विषय शामिल थे। सभी महत्वपूर्ण विषय को प्रांतीय कार्यकारिणी आरक्षित विषयों में शामिल किया गया था। हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाता था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि विषय शामिल थे। प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था। आगे चलते हैं हम लोग, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लें। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1935 का भारत शासन अधिनियम।
1935 के अधिनियम में 451 धाराएं थी। कितनी? कुल 451 धाराएं थी। 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। एक एक करके हम इन सभी विशेषताओं को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपके जो परीक्षा में सवाल पूछे जाए वो गलत ना होने पाए। ठीक है, यहाँ पे है अखिल भारतीय संघ। यह संघ ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनता था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और यह प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए जानते रहिएगा। प्रांतीय स्वायत्ता, अगर प्रांतीय स्वायत्ता की बात करें, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक प्रदान किया गया। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। भारत के जो वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। भारत में सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई यहीं से। संघ की 2 इकाइयाँ ब्रिटिश, भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें थी। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इनमें शामिल होने से मना कर दिया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तो राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। यहाँ से राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उस समय संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। दलित और महिलाओं मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव परिषद को भी समाप्त कर दिया। मताधिकार का विस्तार हुआ। देश की मुद्रा साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से भी अलग कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना होती है। इन सभी तथ्यों को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब राज्य से खत्म करके केंद्र में क्या गया, माने कुछ संघीय विषयों में विषय सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों को व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता और परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। संघीय न्यायालय की स्थापना। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत फैला था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को ही प्राप्त थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार आपके सवाल परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल, संघीय व्यवस्थापिका इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बाद में आगे चलकर भारतीय संविधान, वर्तमान संविधान का महत्वपूर्ण अंग और आधार बना। अभी मैंने ऊपर बताया भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजनों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड से औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार के मध्य प्रांत शामिल कर लिए गए।
जो भी इंपॉर्टेंट लगे इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो को अपने सभी मित्रों सभी साथियों को शेयर करते रहिएगा। अब इसमें एक टॉपिक है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रांतीय चुनाव वर्ष 1937। वर्ष 1935 ईस्वी के भारत शासन के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। 11 प्रांतों मद्रास, केंद्रीय मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत जिसे आप यूपी कहते हैं, मुंबई, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध में चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। मुंबई, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी संयुक्त सरकारें बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी के अधीन संयुक्त सरकार का गठन हुआ। ये लाइन इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा आपको हर जगह नोट्स में नहीं मिलता। इलनी विद दुर्गेश के नोट्स में मिला, इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा, जो आपकी परीक्षा के समय आपको बहुत ही काम देंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर हल करिएगा या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा इलनी विद दुर्गेश के नोट्स से बाहर से सवाल आपके परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे हैं। क्रिप्स मिशन 1942। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद के सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऐसा बैंक कहा जो टूट रहा है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पूछा जाता है कि गांधी जी ने क्या कहा और नेहरू जी ने क्या कहा। क्रिप्स मिशन के कुछ प्रमुख प्रावधान थे, आइए देखते हैं क्या क्या थे। युद्ध के बाद भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न करना, भारत को डोमिनियन टेस्ट का दर्जा देना, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना, युद्ध के तत्काल बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़े भी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये क्रिप्स मिशन की कुछ प्रमुख गुण बातें थी। अब देखेंगे हम लोग बेवेल योजना 1945। अच्छा, क्रिप्स मिशन देखिए पूछा जाता है कब आया, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। याद रखिएगा, यह सवाल ही क्लियर पूछा, क्रिप्स मिशन कब आया, तो 1942 में। बेवेल योजना कब, 1945 में। अक्टूबर 1945 में लिन लिथगो की जगह वेवेल वायसराय बने। उन्होंने शांति लाने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को रिहा कर 4 जून 1945 को बेवेल ने एक योजना रखी, जिसे बेवेल योजना के नाम से जानी जाती है, जिसमें निम्न बातें थी। क्या क्या थी, ध्यान से देखते हैं हम लोग। केंद्र में नई कार्य परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। गवर्नर जनरल मंत्रियों की सलाह पर वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग करेगा। ये बेवेल योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी थी। अब हम इसी के और आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने देखा, देखिए नोट संबंधी अगर कोई भी जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। विभिन्न प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ लीग को बराबरी का दर्जा दिया गया। जिन्ना की मांग थी कि वायसराय की परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य लीग के लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि है। जिन्ना की यही मांग शिमला सम्मेलन की असफलता का कारण बनी थी। जिन्ना की यही मांग शिमला सम्मेलन की असफलता की कारण बनी। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नियुक्त किया।
वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी में 14 सदस्य रखने का निर्णय लिया, जिसमें 5 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग के, 4 अन्य सदस्य थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, अगर आप हमारे साथ नोट्स बनाते चल रहे तो और अच्छी बात है। भारत में आम चुनाव 1945। ब्रिटेन में चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय के बाद लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उसने सर फ्रैंथिक लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त किया, जिसने भारत में आम चुनाव करवाए। केंद्रीय विधानमंडल में 102 सीटों में कांग्रेस को 57 सीटों पर सफलता मिली। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को बंगाल, सिंध और पंजाब के अलावा शेष स्थानों पर बहुमत प्राप्त हुआ। मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत में कांग्रेस ने अपनी सरकारों का गठन किया। मुस्लिम लीग को केवल बंगाल और सिंध में ही बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को केवल बंगाल और सिंध में ही बहुमत मिला। आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। कैबिनेट मिशन योजना 1946। जनवरी 1946 में इटली ने भारतीय नेताओं से औपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, फ्रैंथिक लॉरेंस शामिल थे। आइए जानते हैं कैबिनेट मिशन की कुछ प्रमुख मुख्य बिंदु। भारत एक अधिराज्य होगा। भारत एक अधिराज्य होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य शामिल होंगे। विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया कि इससे सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रांतों को 3 श्रेणी क, ख और ग में बांटा गया। प्रांतों को कैबिनेट मिशन 1946 के तहत प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट भारत आया। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन के सदस्यों के भी नाम जो है यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो ये नोट्स है आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में और क्या क्या बिंदु हैं। भाग क में मुंबई, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत है। भाग ख में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब। भाग ग में असम और बंगाल। अब देखते हैं संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषय अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की जाएगी। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने, 24 जून 1946 को कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। 6 जून 1946 को और मुस्लिम लीग, जबकि 24 जून 1946 को कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के लिए सीधी कार्यवाही शुरू की। अंतरिम सरकार का गठन। अब यहाँ पे हम लोग अंतरिम सरकार के गठन को पढ़ेंगे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। ये इंपॉर्टेंट है, यह लाइन ही आप लोग के लिए पूछ ली जाती है। कांग्रेस द्वारा वायसराय की नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। 20 नवंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक के सदस्यों को आमंत्रित किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रत्येक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 20 नवंबर को लॉर्ड वेवेल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक के सदस्यों को आमंत्रित किया। 9 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की कुंजी कहलाई, आत्मा कहलाई। ठीक है।
यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल संबंधित मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले मिले। बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, सी एच भाभा को कारखाने तथा बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, अशरफ अली को रेल विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला। ये था आपका, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्रिमंडल। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। माउंटबेटन योजना, इसके बाद क्या है हम लोग का, माउंटबेटन योजना हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें क्या था, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंपकर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। वेवेल के स्थान पर 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। वेवेल के स्थान पर मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के कुछ निम्नलिखित बिंदु थे जो परीक्षा उपयोगी हैं, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। सभी शक्तियाँ इन्हें हस्तांतरित कर दी जाएगी। भारतीय रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की इजाज़त दी गई। उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। उन्हें क्या किया गया, भारत के जो रजवाड़े थे उन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय होने की बात कही गई, शामिल होने की बात कही गई, किंतु स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया जाना था कि वह किसके साथ जाना चाहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना के आधार पर अगर देखा जाए, माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया। 15 जुलाई को यह हाउस ऑफ कॉमन में, 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे। आज ये देख लीजिएगा, जहाँ पे 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन और 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इसे स्वीकार किया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, लियाकत अली प्रधानमंत्री बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने भारत के। यह भी आपके लिए काफ़ी अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं आप लोग। घर बैठे भी नोट्स मिल जाएगा। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ेंगे तो टेलीग्राम पर सभी क्लास की लिंक, नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगी। मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क, ये भी क्लास निःशुल्क देशित में मिलती रहती हैं। फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करिएगा। और अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बटन जरूर दबाइएगा। और आप सभी साथी का अगर कोई सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी और क्या आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। वैसे उम्मीद करते वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। आप सभी को थैंक यू। अगले सेशन में, अगले वीडियो लेक्चर में एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान सभा। आज हम लोग ने भारतीय संविधान का जो विकास था उस पूरे तथ्य को पढ़ लिया और हर एक टॉपिक, हर एक बिंदु को पढ़ा, क्योंकि ये सारे बिंदु, ये सारे टॉपिक आपके परीक्षा के लिए उपयोगी थे। आपके परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते थे और हम चाहते हैं उन सभी तथ्यों को पूरा पढ़ने के लिए।
इसके अलावा अगर कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा ई लर्निंग विद दुर्गेश के अलावा सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर और यूट्यूब चैनल उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं आप। उस पर भी वीडियोज आपको मिलती है, उस पर भी क्लासेस चलती रहती हैं। इसी के साथ थैंक यू सभी का। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नोट्स इसकी टेलीग्राम पर, अच्छा ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी सभी क्लासेज और सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।